दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी और जो हमारे ही सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन हॉरर स्टोरी का। तो हम आज आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं ये आपका शिव कुमार जी ने भेजा है और जो उनके दोस्त के साथ घटा था। ये कहानी काफ़ी रियल और काफ़ी डरावनी है। तो खैर चलिए चलते अपनी स्टोरी पर। तो ये डरावनी सच्ची कहानी है और जो आपके होश उड़ा देगी। मदन उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे और शहर में अक्सर अक्सर ऐसा होता ही है। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं जानते तो कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया और मदन उसे समझाते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर दूंगा। यह कहते हुए वो दोनों रोड पर आ गए और एक तरफ जैसे रोड पर बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा कि कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला कि सर मैं पहले आपको नहीं देखा, लगता है आप नए आए हैं। मदन ने कहा जी हम इस शहर में आए हैं और यहाँ हम किसी को नहीं जानते। शोभा और मदन ने यहाँ हमें सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया और कहा कि मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास ही बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वो शोभा की तरफ एकटक देखते ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को तक पूछते नहीं हैं। शोभा सोच ही रही थी कि मदन उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। बोला अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ इंतज़ाम हो गया, घर तो अब आराम से ही खोज लेंगे। कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफ़ीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। कहते हुए रफ़ीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफ़ीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा कि सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है। हम कहीं और चल कर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है उसका एहसान हमें मानना चाहिए और तुम उस पर शक कर रही हो। मदन काफ़ी झुंझलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाएं, क्योंकि बस वही रफ़ीक की उस नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफ़ीक के गुण गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए तो करीब रात बजे लगभग 2 बज रहे थे। शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। तो थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज़ महसूस होने लगी। अब शोभा की आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा और कोई वहाँ नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने की मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस जिसकी शरीर हो और लाल आंखें। सुबह एकदम सामने वो आ गया और उसे घूरे जा रहा था। ये देखो, शोभा डर से थर थर काँपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुन मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमने कहा था ना कि हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए सुबह जोर जोर से रोने लगी। मदन ने कहा क्या हुआ, लगता है कोई बुरा सपना देखा। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफ़ीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज़ सुनी थी, तभी मैं दौड़कर इस तरफ आया, रफ़ीक ने कहा। सुबह इतनी डरी हुई थी कि वो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तो दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफ़ीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं सुबह के पास हूँ।
उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है कहते हुए रफ़ीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा तुम कहाँ? तुम कह रही थी ना कि यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ अपने गहने भी ले लेना साथ में। सुबह अध जगी अध सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी मानो सुबह को अपनी सुध ही ना हो। तो थोड़ी दूर चलने के बाद सुबह एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? और उस आदमी ने कहा कि जब तक मैं टिकट लेकर ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वो टिकट लाने चला गया। तो यहाँ से सुबह हुई और मदन उठा। उसने देखा कि सुबह अपने बिस्तर पर नहीं है और ना ही रफ़ीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह सुबह को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया कि मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले इस शहर में आए थे और हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस रफ़ीक को जानते हैं और उसी घर में हम रह रहे थे। तो कहते हुए वो काफ़ी रो भी रहा था। मदन ने जहाँ रफ़ीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुजुर्ग बोला, बेटा जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो वहाँ किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा तो जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था वहाँ अब कुछ नहीं था, और वहाँ दूर दूर तक कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा सिवाय कब्रिस्तान के। यह देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। अब वो गांव वालों से सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफ़ीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोगों तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और सुबह को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग सुबह को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी सुबह कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा कि क्या घर के छतों पर भी देखा है? फिर सभी अपने अपने घरों के छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपने छत से आवाज़ लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े। सत में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर ही ऐसी बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब दिया, और जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा कि मेरे पति ट्रेन के टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने के कह गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो यह थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था, ना सीढ़ी थी और ना ही कोई और रास्ता। तो आखिर शोभा बिना सहारे के वो छत पर कैसी थी चढ़ गई? ये काफ़ी रहस्यमयी और काफ़ी रियल घटना है, और यह घटना से उस समय काफ़ी हड़कंप भी मचा था। और खैर चलिए चलते अपनी दूसरी कहानी पर। और हमारी पहली कहानी आपको आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो चलिए चलते हैं मेरी दूसरी कहानी पर। हमारी दूसरी कहानी जो है ये आपका रमन जी ने भेजा है और ये आपके दिल्ली के रहने वाले हैं। ये घटना आपको जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये 1999 की है और उस समय हम मुंबई गए थे। जब मेरी मम्मी पापा के साथ मुंबई घूमने आया था और हम दोपहर को मुंबई पहुँचे। फिर हमने एक होटल बुक किया। होटल के ठीक ठाक था और समंदर के करीब भी था। ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता था, समंदर, नीला आकाश था। तो हम सब ने डिसाइड किया कि यहीं पर रुकेंगे। हम मैनेजर से रूम की चाबियाँ ली। मैंने गौर किया कि मैनेजर चाबियाँ देने में झिझक रहा था, तभी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम अपना सामान रख कर घूमने निकल गए और हम बीच पर घूमे, बहुत एंजॉय किया। हम करीब 10 बजे होटल पहुँचे और मैं बहुत थक गया था, तो मैं हाथ मुँह धो लिया। धोने के लिए बाथरूम में गया। जब मैं मुँह धोकर आईने में देखा तो लगा कि बड़ी सी आकृति पीछे से मंडरा रही थी। जैसे मैं मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। सोचा वहम होगा और कहकर मैं इस बात को भूल गया, फिर सोने चला गया। तो रात करीब 12 साढ़े 12 हो रहे होंगे तो अचानक पापा चिल्लाए। यह सुनकर मैं
और मेरी माँ लड़खड़ा कर जागे और पापा को पूछा, क्या हुआ पापा? पापा बोले, कुछ नहीं बेटा, डरावना सपना देखा। एक भयानक चेहरे वाली औरत मेरा गला घोट रही थी और पूछ रही थी, मेरा पति कहाँ है? मेरी तो डर के मारे हालत ही ख़राब हो गई थी। मैं बिस्तर की तरफ मुड़ा ही रहा था कि तभी हमने देखा कि पापा अजीब सी गर्दन घुमाने लगे और सामने टेबल पर रखी कांच के गिलास को घूरने लगे थे। वो गिलास खिसक कर नीचे गिर गया और पापा बोले, मेरा पति कहाँ है? उनकी आवाज़ भी बदल गई और एक लड़की की आवाज़ थी। यह मंजर देखकर मेरी माँ चिल्लाते हुए रूम से नीचे भाग कर गई और वहाँ होटल के स्टाफ और मैनेजर भी मौजूद थे। हम सब रूम की तरफ भागे। हम रूम में जैसे ही पहुँचे देखा तो पापा बेहोश थे। हमने तुरंत अपना सामान समेटा और उस रूम से बाहर निकले। अब पापा को भी होश आ गया था, तो हमने पापा को पूछा तो उनको कुछ भी याद नहीं था। दूसरे दिन हमें पता चला कि 5 महीने पहले यहाँ शादीशुदा जोड़ा आया था और रात में उस औरत को उसके पति ने दर्दनाक तरीके से खून कर दिया था। इस घटना को करीब 17 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो रूह कांप जाती है। पता नहीं वो औरत कौन थी। और तो ये काफ़ी रियल घटना है और आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो लगी होगी तो प्लीज़ आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, क्योंकि डेली इस प्रकार की कहानी आपको मिलती है। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और रियल हॉरर स्टोरी है, तो आप वहाँ जाकर हमारी कहानियाँ सुन सकते हैं। तो खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, कैसे आप